नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 14 अप्रैल 2022 प्रातः 6:28 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर चुके हैं और वर्तमान मीन राशि को छोड़कर मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं। मेष राशि में सूर्यदेव उच्च के होते हैं और अपनी उच्च की राशि में 14 अप्रैल से 15 मई 2022 प्रातः का तक गोचर करेंगे और सूर्यदेव का उच्च की राशि में गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए लाभ की श्रेष्ठ स्थितियां लेकर के आ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आपकी कुंडली में देवगुरु के द्वारा हंस महापुरुष राजयोग भी बनाया जा रहा है। सूर्य का ये गोचर निस्संदेह विशेष प्रभाव लेकर आ रहा है क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं और अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। और सूर्य जब बली होते हैं तो जातक के आत्मविश्वास में बहुत बड़ी वृद्धि होती है और ऐसा जातक जीवन के हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता अर्जित करता है। हालांकि 12 अप्रैल को राहु भी मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और बुध भी 8 अप्रैल से मेष राशि में ही गोचर कर रहे हैं। ऐसे में राहु, बुध और उच्च के सूर्य का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले ये समझना जरूरी है। उसके बाद राशि परिवर्तन के प्रभाव पर बात करेंगे क्योंकि सूर्य का गोचर अलग अलग राशियों में अलग अलग भाव में होगा और हर राशि पर उसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। इसलिए पहले ये समझते हैं कि सूर्य राहु बुध के इस योग का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर और चराचर जगत पर, और फिर बात करेंगे राशि परिवर्तन के प्रभाव पर। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है और सूर्य ही पृथ्वी पर जीवन के कारक हैं। सूर्य जीवन के कारक हैं, पिता के कारक हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास के कारक हैं, शासन प्रशासन और उच्च सरकारी नौकरी के कारक सूर्य ही हैं। और सूर्य जिस जातक की कुंडली में बलवान या उच्च के होते हैं वह व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करता है और वैभवशाली जीवन व्यतीत करता है। यही सूर्य 14 अप्रैल से मेष राशि में उच्च के होने जा रहे हैं। उच्च के क्यों, ये भी समझें। मेष राशि मंगल की राशि है जो कि पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक होते हैं। सूर्य जब मेष राशि में गोचर करते हैं तो सूर्य के पराक्रम, शौर्य और ऊर्जा में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। और जब राजा बली हो, राजा के गुणों में जब वृद्धि हो तो वही स्थिति उच्च की होती है। इसके विपरीत जब राजा भोग विलास और विलासिता में लिप्त हो जाए तो राजा और राज्य दोनों ही कमज़ोर हो जाते हैं। और यही कारण है कि सूर्य जब शुक्र की राशि तुला राशि में होते हैं तो नीच के होते हैं क्योंकि शुक्र भोग विलास के कारक हैं। सूर्य प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह या चैत्र माह में अपनी उच्च की राशि मेष राशि में प्रवेश करते हैं और ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि सूर्य यदि कुंडली में उच्च के हों और विशेषकर 10 डिग्री के आसपास हों तो जन्म कुंडली के अन्य ग्रहों से बनने वाले दुर्योगों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि अकेले ही सूर्य ही सर्वोत्कृष्ट राजयोग प्रदान करने में सक्षम हैं। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि कुंडली में 8 के 8 ग्रह दूषित हों, लेकिन सूर्य यदि उच्च के और बलवान हो और अंश बल से 10 डिग्री के आसपास हों, केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें तो 8 के 8 ग्रहों के दोषों को दूर कर देते हैं। और बिल्कुल यही स्थिति 14 अप्रैल के बाद बनने वाली है। सूर्य का गोचर इस दृष्टि से भी विशेष विचारणीय है क्योंकि मेष राशि में राहु का भी गोचर 12 अप्रैल को हो चुका है। तो प्रश्न ये है कि राहु आपको कष्ट देंगे या विशेष लाभ देंगे। जब सूर्य मेष राशि में गोचर करेंगे तो उस समय सूर्य और राहु का अंतर लगभग 27 डिग्री का होगा और ऐसी स्थिति में राहु शुरू में बिल्कुल निष्प्रभावी रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे सूर्य और राहु का अंतर कम होता जाएगा और 30 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगेगा। हालांकि ये आंशिक सूर्य ग्रहण ही होगा, लेकिन 30 अप्रैल के आसपास के दिनों में विशेष सावधानी रखें और राहु का उपाय जरूर कर लें।
क्योंकि राहु आकस्मिकता के कारक हैं और आपके जीवन में अचानक से कोई शुभ या अशुभ घटना घटित करा सकते हैं। हालांकि ये प्रभाव हर राशि के लिए अलग अलग होगा और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि राहु का गोचर किस राशि में किस भाव में है। राहु का सर्वाधिक प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। राहु सीधे हमारे माइंड को प्रभावित करते हैं। मन में अनजाना सा भय, नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेशन, काम में मन ना लगना, कार्यों में रुकावट पैदा करना, बिला वजह की गलत फहमी, शक और संदेह की स्थिति पैदा करना, ये सब राहु का प्रभाव होता है, जिससे न केवल पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन प्रभावित होता है वरन कार्यस्थल पर भी समस्याएं खड़ी होती हैं। हालांकि 8 अप्रैल से 25 अप्रैल तक बुध का भी गोचर है और बुध आपकी बुद्धि, ज्ञान, सोचने समझने की क्षमता को इम्प्रूव करेंगे और आप राहु जन्य कष्टों से बचे रहेंगे। लेकिन 25 अप्रैल को बुध का गोचर वृषभ राशि में हो जाएगा। सूर्य और राहु की निकटता बढ़ेगी तो आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी और उसके लिए राहु का उपाय जरूर कर लीजिएगा और सूर्य का भी उपाय कीजिएगा। इसके बारे में उपायों पर आगे चर्चा की गई है। तो चलिए बात करते हैं राशियों पर सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी बुध हैं और बुध सूर्य के साथ अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य का गोचर 14 अप्रैल को यानी आज ही अष्टम भाव में हो चुका है और यहाँ पर राहु भी 12 अप्रैल से गोचर कर रहे हैं और इस तरह से अष्टम भाव में सूर्य, बुध और राहु त्रिग्रही योग बन रहा है। देवगुरु 13 अप्रैल से आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी ही राशि मीन राशि में और हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। मंगल और शुक्र का गोचर छठे भाव में है। शुक्र 27 अप्रैल तक छठे भाव में रहेंगे, इसके बाद राशि परिवर्तन करेंगे और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। शनिदेव की बात करें तो शनिदेव कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके छठे भाव में शनि का गोचर होगा और केतु कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं तुला राशि में। बात करें सूर्य की, अष्टम भाव कुंडली का सबसे खराब भाव माना जाता है क्योंकि अष्टम भाव आयु का, मृत्यु का, आकस्मिक दुर्घटनाओं का होता है। हालांकि अष्टम भाव ज्योतिष, अध्यात्म, पराविज्ञान, अकल्ट साइंस और रिसर्च का भी होता है। लेकिन यहाँ पर सूर्य का गोचर है 15 मई तक। तो आपको बता दूं कि सूर्य ग्रहों के राजा हैं और सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता। सूर्य को अष्टम भाव का दोष नहीं लगता। सूर्य में अग्नि, ऊर्जा, तेज और प्रकाश है और सूर्य अष्टम भाव के दोषों को अपनी ऊष्मा, अपनी ऊर्जा से जला करके राख कर देते हैं। और अगर आप सूर्य की उपासना करते हैं तो रोग, शोक, कष्ट ये आपके पास आने का साहस नहीं करेंगे। और 29 अप्रैल के बाद शनिदेव का गोचर छठे भाव में होगा। शनिदेव की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। शनिदेव अष्टम भाव में कारक होते हैं तो आपकी आयु में वृद्धि करेंगे और आपको रोगों से भी मुक्ति दिला देंगे। अष्टम भाव से पराविज्ञान, रिसर्च, अध्यात्म और ज्योतिष इसका भी विचार किया जाता है और सूर्य इन क्षेत्रों में आपको उच्च स्तर की सफलता भी दिलाएंगे। और यहाँ बुध भी हैं तो व्यापार के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और सूर्य की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के धन भाव पर और केतु की दृष्टि पड़ेगी सूर्य पर। केतु ऐसे ग्रह हैं जो कि शुभ ग्रहों के साथ हों या शुभ ग्रह पर दृष्टि पड़े तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ पर केतु धन के भाव में है और शुक्र की राशि में है, सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। तो केतु पहला कार्य तो ये करेंगे कि सूर्य के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देंगे, सूर्य के प्रभाव में शुभता लाएंगे। सूर्य क्या हैं? शासन, प्रशासन, राजनीति के कारक हैं, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा के कारक हैं।
और सूर्य द्वादश भाव के स्वामी हैं, यानी विदेश भाव के स्वामी हैं। तो दो कार्य करेंगे, एक तो आपको विदेश से धन दिलाएंगे, प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। और केतु की दृष्टि पड़ रही है सूर्य पर। केतु आकस्मिकता के कारक हैं, अचानक से धन की प्राप्ति होगी। और यहाँ राहु गोचर कर रहे हैं, राहु की भी पंचम दृष्टि पड़ रही विदेश भाव पर। अचानक से आपका विदेश जाने का योग बन जाएगा। अगर आप उच्च शिक्षा के संबंध में विदेश जा रहे हैं, खास करके मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन कंप्यूटर के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में या आईटी सेक्टर में, तो आपके विदेश जाने के मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही थीं उसे सूर्य दूर कर देंगे। आपका पासपोर्ट वीज़ा किसी कारणों से नहीं मिल रहा था, वो मिल जाएगा। धन संबंधी कोई समस्या थी वो दूर हो जाएगी, क्योंकि धन के कारक हैं शुक्र, और शुक्र की 12वीं सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो 12वें भाव को बहुत अधिक प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। तो विदेश से आपको धन भी मिलेगा, विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भी जा सकते हैं, व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा, विदेश में आप जाकर के सेटल भी हो सकते हैं। लग्न के स्वामी आपके बुध हैं। बुध पराक्रम कर्म भाव के स्वामी हैं, दशम भाव के स्वामी हैं, और सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर या फिर बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, काउंसलर हैं, वकालत के क्षेत्र से जुड़े हैं, या आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई शिक्षण संस्थान आप चलाते हैं, या आप व्यापारी हैं, शेयर का कार्य करते हैं, ब्रोकरेज का कार्य करते हैं, ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं, इन सब क्षेत्रों में बुध के प्रभाव से, सूर्य के प्रभाव से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और चूँकि अष्टम भाव में सूर्य का गोचर है और अष्टम भाव के स्वामी मंगल हैं, और मंगल खुद छठे भाव में हैं, तो आपको थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतनी होगी वाहन चलाते समय। आइए बात कर लेते हैं बुध के बारे में, जो कि 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है, और अष्टम भाव अचानक घटने वाली घटनाओं का होता है, गुप्त रहस्यों का होता है, गुप्त विद्याओं का होता है, आयु, ज्योतिष और रिसर्च का होता है। यहाँ पर बुध आपको अचानक से शेयर मार्केट, लॉटरी या इंश्योरेंस के क्षेत्र से मोटा पैसा दिलवा देंगे। आपको अचानक से घर मिल सकता है, अचानक से नौकरी मिल सकती है। और चूँकि बुध व्यापार दशम भाव के स्वामी हैं, जहाँ से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है, तो अचानक से आपकी पदोन्नति हो सकती है, आपकी वेतन वृद्धि हो सकती है, आपको मनचाही जगह ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद आपको मिल सकता है। रिसर्च के क्षेत्र में आप अपनी बुद्धि का भरपूर उपयोग करेंगे और आपको उसका लाभ मिलेगा। डाटा एनालिसिस के क्षेत्र में भी आप बहुत आगे जाएंगे। अगर आप पुरातत्व विभाग से जुड़े हैं तो वहाँ भी आपको एक से एक बढ़कर उपलब्धियाँ हासिल होंगी। अष्टम भाव ससुराल का होता है, और यहाँ सूर्य, बुध और राहु तीनों का गोचर है। ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ मिलेगा, धन की प्राप्ति हो सकती है। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का है। बुध आपके अंदर चीज़ों को जानने और समझने की इच्छा पैदा करेंगे। घर या व्यवसाय के लिए धन की व्यवस्था करेंगे। तंत्र मंत्र के क्षेत्र में अगर आपकी रुचि है तो उसमें भी आप बहुत आगे जा सकते हैं। गवर्नमेंट टैक्सेशन है, या गोपनीय चीज़ों की खोज है, जासूसी है, या गुप्त सरकारी लेन देन, या आयकर विभाग या आईबी में भी आपकी नियुक्ति हो सकती है। और बुध अष्टम भाव में गोचर करते हुए 25 वर्ष की आयु तक आपको कोई न कोई उच्च पद दिला देंगे।
क्योंकि आपके लग्न के स्वामी हैं और कर्म भाव के स्वामी हैं। आइए राहु के बारे में भी बात कर लें। राहु का गोचर 12 अप्रैल से आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है और अगले 18 महीनों तक राहु अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे। अष्टम भाव तंत्र मंत्र और गुप्त विद्याओं का होता है। यहाँ पर अगर आपकी रुचि तंत्र मंत्र में है तो राहु आपको तंत्र मंत्र के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ा देंगे कि बहुत से लोग तंत्र मंत्र से गुप्त दैवी शक्तियों को सिद्ध कर लेते हैं और मनचाहा कार्य करा लेते हैं। आपको इस स्टेज तक ले जाएंगे। आपको गुप्त विद्याओं का जानकार ही नहीं बनाएंगे बल्कि उसमें आपको महारत हासिल होगी, गुप्त धन की प्राप्ति होगी, पुश्तैनी जायदाद या वसीयत से आपको धन प्राप्त होगा। अगर आपका वसीयत को लेकर के, पैतृक संपत्ति की वसीयत को लेकर कोई मुकदमा चल रहा था तो उसमें आपके पक्ष में फैसला आएगा। शेयर सट्टा लॉटरी ब्रोकरेज से अचानक से आपको धन मिलेगा। मेडिसिन और सर्जरी के क्षेत्र में अगर हैं तो अष्टम भाव में राहु आपको बहुत अच्छा सर्जन बना देते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं, किसी भी स्ट्रीम में हों, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, चाहे जिसमें हों, आपको बहुत अच्छा इंजीनियर बनाते हैं, आईटी एक्सपर्ट बना देते हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हैं तो बहुत अच्छा प्लेयर बनाते हैं। स्टेज आर्टिस्ट और डाटा एनालिटिस्ट, ये सब राहु बना देते हैं। और राहु आकस्मिकता के कारक हैं। राहु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है तो अचानक से धन की प्राप्ति के प्रबल योग हैं, अचानक से लाभ के प्रबल योग हैं, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद। और चूंकि राहु की दृष्टि नवम भाव पर है, चतुर्थ भाव पर है, चतुर्थ भाव जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि सप्तम भाव में राजयोग बना रहे हैं। देवगुरु की राशि पर राहु की दृष्टि पड़ रही है तो आपके सुखों में भी वृद्धि करेंगे, भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। हालांकि राहु मानसिक भ्रम भी पैदा कर देते हैं, परिवार के बीच में तनाव भी पैदा कर देते हैं, तो इसके लिए राहु का उपाय कर लें। और सूर्य अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं तो सूर्य का भी उपाय कर लें। लेकिन आपकी कुंडली में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटित होने जा रही है वह है देवगुरु का हंस महापुरुष राजयोग बनाना। चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। हंस महापुरुष राजयोग कुंडली में तब बनता है जब देवगुरु का गोचर स्वराशि में हो या उच्च की राशि में हो और देवगुरु केंद्र के भाव में गोचर करें। अब यहाँ देवगुरु का गोचर स्वराशि मीन राशि में, देखिए यहाँ 12 लिखा हुआ है, 12 का मतलब मीन राशि। मीन राशि देवगुरु की अपनी राशि है, तो मीन राशि में देवगुरु का गोचर हो रहा है और सप्तम भाव केंद्र का भाव है, केंद्र के भाव में गोचर हो रहा है देवगुरु का, तो हंस महापुरुष राजयोग बन रहा है। हंस महापुरुष राजयोग बनने पर व्यक्ति के ज्ञान में इतनी अधिक वृद्धि होती है कि किसी भी समस्या से निपटने या उस समस्या से बाहर आने का मार्ग देवगुरु सुझा देते हैं और आपको दैवी सपोर्ट भी दिला देते हैं। चूँकि देवगुरु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है, यानी कि आप पर पड़ रही है। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं और नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, तो आपका स्वाभाविक तौर पर झुकाव धर्म कर्म में होगा, ईश्वर में आस्था बढ़ जाएगी और उससे क्या होगा कि आपके सभी कार्य स्वतः बनते चले जाएंगे। और ये अवसर 12 वर्ष के बाद कन्या राशि के जातकों के जीवन में आया है। जीवन में दिक्कतें तो आती रहती हैं, संघर्ष तो करना ही पड़ता है और शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है जो संघर्ष को बढ़ाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति दिक्कतों को फेस कर ले जाता है, संघर्षों को बीट कर आगे निकल आता है, वो और भी मजबूत हो जाता है और भी निखर करके सामने आता है। तो देवगुरु यही करेंगे।
आपके बुद्धि विवेक को इतना जागृत करेंगे कि कैसी भी परिस्थिति हो आप सफलतापूर्वक उससे बाहर आ जाएंगे। हंस राजयोग आपको दीर्घायु बनाएगा, रोगों से मुक्ति दिलाएगा। और ये राजयोग जिस जातक की कुंडली में बनता है उस पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। और ये राजयोग अगले 1 वर्ष तक आपकी कुंडली में बनेगा, लगातार बनेगा, अप्रैल 2023 तक। तो आप पर ईश्वर की विशेष कृपा रहेगी, समाज में मान सम्मान मिलेगा, कम उम्र में उच्च पद मिलेगा और ऐसे जातकों को समस्याओं का समाधान ढूंढने में महारत हासिल होती है। और ये व्यक्ति जीवन में अच्छे काउंसलर, अच्छे लीगल एडवाइज़र और अच्छे मनोवैज्ञानिक बनते हैं। शिक्षा और मैनेजमेंट के क्षेत्र में ऐसे जातकों को महारत हासिल होती है और ऐसे जातक राजा के समान जीवन व्यतीत करते हैं। हंस योग व्यक्ति को मैच्योर बनाता है, परिपक्व बनाता है। और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जिसकी कुंडली में हंस राजयोग बन जाए उसे राज दरबार का सुख मिलता है। राज दरबार का मतलब आप समझ रहे होंगे, शासन, प्रशासन और राजनीति। ऐसे जातकों को शासन, प्रशासन और राजनीति में ट्रबल शूटर माना जाता है, यानी हर समस्या का समाधान त्वरित गति से ढूंढने वाला। और इसी गुण के कारण ऐसे जातक शासन, प्रशासन, राजनीति, विदेश सेवा, न्यायिक सेवा, धर्म, अध्यात्म और ज्योतिष के क्षेत्र में नाम, यश और धन प्राप्त करते हैं, क्योंकि देवगुरु की पंचम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी, लाभ के भाव पर, तो आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का लाभ। और देवगुरु चूंकि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपका विवाह भी करा देंगे, दाम्पत्य सुख भी आपका को प्राप्त होगा। पार्टनरशिप का व्यापार है उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और देवगुरु की दृष्टि नवम दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी, जिसके स्वामी स्वयं मंगल हैं, जो पराक्रम, ऊर्जा और साहस के कारक हैं। तो आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि करेगी और आपके लिए हर तरह का लाभ मिलेगा देवगुरु के इस राजयोग से। हालांकि इस पर मैं एक वीडियो अलग से अपलोड करूंगा, लेकिन चूंकि आपकी कुंडली में ये बन रहा है तो इस पर चर्चा कर ली है मैंने। अब बात कर लेते हैं उपाय और सावधानियों के बारे में। चूँकि सूर्य और राहु जब तक 25 अप्रैल तक बुध हैं तब तक बुध राहु के प्रभाव को बैलेंस करेंगे, लेकिन 25 अप्रैल को जैसे ही बुध का गोचर नवम भाव में हो जाएगा, राशि परिवर्तन कर लेंगे बुध, सूर्य और राहु के बीच की निकटता, अंतर कम होगा और धीरे धीरे ये स्थिति आएगी कि 30 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लग जाएगा। तो ऐसे में 30 अप्रैल से 2-4 दिन पहले और 2-4 दिन बाद आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, उपाय भी करना होगा। तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर हुए तो सूर्य का उपाय जरूर करें, क्योंकि सूर्य कमज़ोर होने पर जीवन में संघर्ष बढ़ा देते हैं, आजीविका के क्षेत्र में बाधाएं आती हैं, मान सम्मान में कमी आती है, दाहिने नेत्र और हड्डियों के रोगों संबंधी समस्या आती है। तो सूर्य का उपाय करें। अगर आप कर सकें तो हर रविवार को सूर्य देव का व्रत रखें, प्रातःकाल स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य दें, तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। और अगर व्रत रखते हैं तो नमक का सेवन ना करें, शाम के वक्त फलाहार करें। दूसरा उपाय है कि आप गुड़, जौ, लाल पुष्प, लाल वस्त्र, गेहूँ, मसूर इसका दान करें और अन्न और जल दान करने के बाद ही ग्रहण करें। और तीसरा बहुत आसान उपाय है कि सूर्य पिता के कारक होते हैं, पिता का सम्मान करें, पिता की सेवा करें,
पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पिता का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो सूर्य को बल मिलेगा और सूर्य के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे। जहाँ तक राहु की बात है, राहु के उपाय के लिए आप मोरपंख ले आइए। घर के मेन डोर पर एक मोरपंख लगा दीजिए। स्टडी रूम, ड्राइंग रूम, बेडरूम, सभी जगह मोरपंख रखिए। तकिए के नीचे एक मोरपंख रखिए, नींद अच्छी आएगी, मन शांत रहेगा। कार्यस्थल पर मोरपंख लगा लें और साथ ही साथ अपने बैग में हमेशा एक सुरमे की डिबिया रखें और हो सके तो चांदी की एक छोटी सी गोली, ये दो चीज़ें आप अपने पास रखें और बैग में मोरपंख का एक छोटा सा टुकड़ा भी रखें। तो राहु आपके पास आने का साहस नहीं करेंगे, क्योंकि मोरपंख जो है राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है। तो मोरपंख को देखते ही राहु से दूर भागते हैं। दूसरा उपाय, सोमवार और शनिवार को जल में काले तिल डाल करके शिवलिंग पर अर्घ्य दीजिए। गुरुवार को भगवान विष्णु की उपासना कीजिए, इससे देवगुरु को बल मिलेगा और जब देवगुरु को बल मिलेगा तो राहु शांत होंगे। और चौथा उपाय है, नियमित रूप से एक माला ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय, इसका जाप करें आप एक माला प्रतिदिन। और सबसे जो श्रेष्ठतम उपाय है, अगर आप बजरंग बली की उपासना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, बजरंग बली के चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करते हैं, तो शनि, मंगल और राहु तीनों का उपाय हो जाएगा। तीनों के अशुभ प्रभावों से आपको मुक्ति मिलेगी और तीनों ही ग्रह आपको शुभ प्रभाव देना शुरू कर देंगे। तो ये उपाय ज़रूर कीजिएगा, बहुत आसान उपाय हैं और उपायों को अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, उच्च स्तर की सफलता मिलेगी, घर में लक्ष्मी का वास होगा, धन धान्य से पूर्ण होगा आपका घर, हर सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी और जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी।